तो आज के वीडियो में हम लोग लेके आए हैं बिहार डीएलएड का जो मैथ का जो वीवीआई क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय नहीं है। एक होता है परिमेय, होता है अपरिमेय। तो यहाँ पे बोला है कि कौन अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो परिमेय होगा, यानी वो परिमेय होगा। तो इसमें ढूंढते हैं परिमेय संख्या कौन होता है। तो देखिए रूट के अंदर की जितनी भी संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती है यदि वो पूर्ण वर्ग ना हो। अगर पूर्ण वर्ग है वो, तो वो फिर परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन पूर्ण वर्ग के अलावा जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, तो इस तरह से जो है जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो अपरिमेय कहलाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में है √7, दूसरा में है √13, तीसरा में √25 और चौथा में है √31। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पूर्ण वर्ग जो है वो 25 है। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि √25। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि यदि 47 से 379 में भाग देने पर शेषफल 3 बचे तो भागफल क्या होगा। यानी इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है, भाज्य दिया हुआ है और शेष दिया हुआ है। तो इसमें हम बोला कि भागफल क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मतलब जो होता है, ए का मतलब होता है भाज्य और बी का मतलब होता है भाजक और क्यू का मतलब भागफल और ये आर का मतलब शेषफल। तो अगर हम यहाँ पे भाज्य देखें तो भाज्य जो है वो है 379, तो 379 हो जाएगा बराबर बी का मान जो है हमें यहाँ पे दिया हुआ है 47, यानी यहाँ हो जाएगा 47 और क्यू का मान हमें निकालना है, यानी क्यू भागफल है, प्लस जो आर का मान जो होगा वो हो जाएगा 3, यानी शेषफल 3 है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 3 को उधर भेजेंगे तो 379 से ये 3 जब घट जाएगा और इधर हो जाएगा 47 इंटू क्यू। तो 3 जब माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 376 बराबर हो जाएगा 47 इंटू क्यू। जब हम क्यू को निकालेंगे तो हम 376 को 47 से भाग देंगे और 47 से भाग देने के लिए यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 8 बार में, यानी 8 बार में ये कट जाएगा। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि यदि HCF 54 और 78 का HCF 6 है और LCM इसका क्या होगा, यानी इसका LCM क्या होगा। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है कि LCM इंटू HCF जो होता है, LCM इंटू HCF जो होता है वो होता है संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे संख्या है 54 और गुना 78, 54 गुना 78, तो ये संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM और HCF। तो इसका जो है हमें LCM निकालना है, तो LCM को LCM ही रखेंगे हम और इंटू HCF की जगह में यहाँ पे 6 लिखेंगे, बराबर हो जाएगा 54 गुने 78, 54 गुने 78। तो LCM ज्ञात करने के लिए LCM को यहाँ पे रखेंगे और 6 को भेज देंगे इस पार, तो 54 गुने 78 बटे में यहाँ पे आ जाएगा 6। तो 6 से इसको हम काटते हैं तो 6 9 54, यानी 9 बार में कट जाता है। तो 9 गुना जब 78 हम करेंगे तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा 9 8 72 का 2 और हासिल बच जाता है यहाँ पे 7, 9 7 63 और 7 हो जाएगा 70। तो 70 यानी 702 इस सवाल का सही आंसर है, यानी यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन सी में इसका आंसर यानी 702, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से और भी सवाल आ सकते हैं, डाटा सिर्फ बदल के आपको दिया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। दोस्तों सवाल है कि त्रिघात बहुपद x³ - 7x² + 5x + 9 के शून्यंक अल्फा, बीटा और गामा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालना है। तो देखिए त्रिघात बहुपद है तो इसमें a का जो मान होगा वो x³ का गुणांक होगा जो है 1 और b का जो मान होगा वो हो जाएगा -7 और c का जो मान होगा वो हो जाएगा 5 और d का जो मान होगा वो हो जाएगा 9। तो अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस अगर गामा का मान निकालना है तो ये हो जाता है -b बटे a। तो -b माइनस और b का मान है -7 और बटे में a का मान देंगे 1, तो हो जाएगा ये 7, यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा +7, यानी ऑप्शन बी का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा, तो वो होता है -d/a। तो -d यहाँ पे d का मान है 9, तो -9 बटे में a का मान 1, तो ये हो जाएगा -9। अगर अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा जाता, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का, तो वो हो जाता -9। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यंक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान होगा। तो हम शून्यंक को हम अल्फा और बीटा कहते हैं, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे बोला है कि जो शून्यंक है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो अल्फा को हम x मान लेते हैं और बीटा को जो है हम तो ये हो जाएगा उसका व्युत्क्रम, यानी उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x। तो बोला है कि b का मान ज्ञात करें। तो इस वाले जो है द्विघात बहुपद से हमें a का मान जो मिलता है वो मिलता है x² का गुणक 1, यानी b का मान हो जाएगा a और c का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा -b। तो हम यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा अगर करें तो वो हो जाता है c/a होता है, c/a। तो यहाँ पे अगर c का मान देखें तो c का मान है -b और a का मान जो है वो है 1। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान x माने है और बीटा का मान 1/x है, बराबर हो जाएगा -b/1। तो x जो है वो कट जाएगा तो हो जाएगा इधर 1 बराबर
1 बराबर इधर माइनस बी, यानी जो b का मान होगा b बराबर हो जाएगा -1, यानी सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल में पूछा गया है यदि युगपत समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं हो तो वो समीकरण निकाय कहलाता है। तो वो समीकरण निकाय जो कहलाएगा वो हो जाएगा विरोधी, यानी कोई हल नहीं है तो विरोधी कहलाएगा, यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आगे। अगले सवाल में पूछा गया है कि दो चर है x और y में रेखिक समीकरण mx प्लस by प्लस c बराबर 0 में कितने अधिकतम हल संभव हैं। यानी ये जो समीकरण है mx प्लस by प्लस c बराबर 0, इसमें अधिकतम कितने हल संभव है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे x का मान अगर लेते हैं 0, y का मान 0 और तो इस तरह से इसका कुछ मान आता है, यानी कि इसमें अगर हम हल करना चाहें, एक समीकरण है, एक समीकरण को अगर हम हल करना चाहें तो इसमें अनंत इसका हल निकल सकता है, अनंत, यानी बहुत सारे इसमें हल आ सकते हैं। अलग अलग हम मान देंगे, x का मान अलग अलग बैठाएंगे, y का मान अलग अलग बैठाएंगे, तो यहाँ पे हमारा अलग अलग जो है मान आता रहेगा। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि अनंत हल होगा। बढ़ते हैं अगले, तो चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है 9 नंबर में कि a नॉट इक्वल टू 0 है, b नॉट इक्वल टू 0 है, c नॉट इक्वल टू 0 है, तो a प्लस b प्लस c बराबर अगर 0 है तो a स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे ए सी प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी का मान निकालना है। देखिए a प्लस b प्लस c का मान है 0 होगा, तो हम यहाँ पे इसको बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं। जैसे a का मान हम मान लेते हैं 1, 0 नहीं मानना है, b का मान हो जाएगा 1 और c का मान यहाँ पे हम मान लेते हैं, c का मान हो जाएगा -2। तो इस तरह से अगर इसको हम हल करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो जहाँ भी a रहेगा वहाँ पे 1 बैठाना है, जहाँ भी b रहेगा वहाँ पे 1 बैठाना, जहाँ भी c रहेगा वहाँ पे -2 बैठाना है। तो इसको हम अगर हल करते हैं तो यहाँ पे हमारा समीकरण दिया a स्क्वायर बाई बी सी और प्लस बी स्क्वायर बाई ए सी और प्लस जो है सी स्क्वायर बाई ए बी। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि ए स्क्वायर की जगह में 1 लिखते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और b और c का गुना करने से हो जाएगा -2 और प्लस बी स्क्वायर जो b का स्क्वायर हो जाएगा 1 और a और c को गुना करने से हो जाएगा -2 और प्लस c का जो स्क्वायर यानी c का मान -2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 और बटे में a और b को गुना करेंगे तो हो जाएगा 1, यानी ये -1/2 और ये भी -1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा +4। तो देखिए -1/2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -1 और +4, तो -1 और +4 को जब हम जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा आंसर 3, यानी सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन डी सवाल का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो दोस्तों देखिए इस सवाल में 10 नंबर में यहाँ पे पूछा गया है कि बिंदुओं -3 और -4 तथा 1 और -2 को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटती है। तो देखिए यहाँ पे जो दो बिंदुएं हैं यानी कि -3 और -4 एक बिंदु है और दूसरा बिंदु है 1 और -2, तो इसको y अक्ष किस अनुपात में काटेगी। तो y अक्ष जो है उसका जो निर्देशांक हो जाएगा वो x का मान हो जाएगा 0 और y का मान जो है y रहेगा। तो इसको हम बांटने के लिए यहाँ पे विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, जो होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2। क्योंकि यहाँ पे हमको x का मान पता है, यानी ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु विभाजित कर रहा है उसमें हमें x का मान मालूम है, यानी 0 होगा, y से हमें नहीं निकालना है, इसलिए हम x वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो -3 जो है वो x1 का मान होगा और -4 जो है वो y1 का मान होगा, और यहाँ पे जो 1 है, 1 जो है x2 का मान होगा और ये -2 जो है ये y2 का मान होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे जब मान रखते हैं तो x का मान यहाँ पे हम क्या रखेंगे 0, तो 0 बराबर हो जाएगा m1 x2 का मान कितना दिया हुआ है, सॉरी गाइज x2 का जो मान है वो हो जाएगा, यानी इंटू x2 का जो मान है वो हो जाएगा 1 और प्लस m2 इंटू x1 का जो मान है वो है -3 और बटे में हो जाएगा m1 प्लस m2। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो m1 प्लस m2 ये 0 से जाके मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 0, तो बराबर हो जाएगा उधर m1 इंटू 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा m1 और प्लस प्लस नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा ये गुना जब हम करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी m2 और -3 को जब हम गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -3m2। अब इसको देखिए इधर करते हैं तो ये हो जाएगा m1 को इस पार कर देते हैं तो -m1 हो जाएगा और बराबर -3m2 उधर रहेगा, माइनस माइनस जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो m1 बराबर बचेगा 3m2। तो m1 को इधर रखेंगे और m2 को भी इधर लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा बटे में m2 और बराबर उधर बचेगा 3/1। तो यहाँ पे जो अनुपात हमें देखने को मिल रहा है वो है 3/1, यानी कि 3:1 के रेशियो में जो है डिवाइड करेगा, जो कि इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सॉरी ऑप्शन बी सवाल का सही आंसर हो जाएगा 3:1। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल पूछा गया है कि आधुनिक गणितज्ञों के अनुसार अपरिभाषित पद है। अपरिभाषित पद क्या है, तो देखिए इनमें से बिंदु को भी परिभाषित किया गया है
रेखा भी परिभाषित है और समतल भी है, ये परिभाषित है। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि कागज पर बने बारीक बिंदु या समतल पर स्थित स्थान को क्या कहते हैं। अगर कागज है तो कागज पर बना कोई बिंदु है, समतल स्थान पर स्थित है, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में है कि एक रेखा होगा, वो रेखा तो होगा नहीं, रेखा तो होगा नहीं, किरण भी नहीं होगा, रेखाखंड भी नहीं होगा, एक बिंदु होगा। तो बिंदु इस सवाल का जो है सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल में पूछा गया है कि 5 संख्याओं का माध्य 18 है। देखिए गाइस, माध्य जो होता है वो संख्याओं के बीच का होता है। तो अगर यहाँ पे 5 संख्याएं हैं तो यहाँ पे जो है बीच का जो हो गया वो 18, यानी इसका माध्य हो गया। तो बोला गया इसमें से एक संख्या जो है हटा दिया जाता है, तो उसका माध्य जो है 16 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या क्या होगी, नहीं हटाई गई संख्या क्या होगी। तो देखिए, अगर इसका माध्य अगर 18 है तो हमें इसको कितना करना है, 16 करना है, और एक संख्या भी हटाना है। तो एक संख्या हम हटाएंगे तो इसका मान भी कितना होगा, 18 होगा। और साथ साथ इसके माध्य को घटाने के लिए इसमें से भी हमें 2 घटाना पड़ेगा, तब जाके 16 होगा, और इसमें से भी 2 घटाना पड़ेगा, और इसमें से भी 2 घटाना पड़ेगा, इसमें से भी 2 घटाना पड़ेगा। 4 संख्याओं से हम जब 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा टोटल 8, यानी 18 में हम 8 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 24, यानी 24 वो संख्या होगा जिसे घटाने पर 16 माध्य होगा। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किसका माध्य, माध्यक तथा बहुलक का मान समान है। तो देखिए, पहला ऑप्शन में बोला है, पहला ऑप्शन में जो है कि 2, 2, 2 और 4, इसका अगर हम माध्य निकालें तो माध्य निकालने का फॉर्मूला था आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का अगर योग यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे इसका योग करते हैं, 2, 2, 4, 2, 6 और 4 10, 10 हो जाएगा टोटल 10, और नीचे में कितना आंकड़ा है, 4 है, तो नीचे में 4 करेंगे तो इसका हो जाएगा 2.5। और बहुलक अगर इसमें देखें तो बहुलक है 2, तो ये तो सही आंसर नहीं होगा, यानी ये गलत है ये ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें अगर हम देखते हैं जोड़ के माध्य निकाल के, तो 1 और 3 हो जाएगा 4, 4, 3, 7, 3, 10 और 5, 15। तो इसका डाटा है 15, 15 में हम उसकी संख्या से डिवाइड करेंगे यानी 5, तो हो जाएगा 3, 3 इसका माध्य हो गया। और बहुलक भी इसमें हमें 3 देखने को मिला है, यानी कि जो संख्या ज़्यादा बार आती है उसे हम बहुलक कहते हैं। तो 3 यहाँ पे 3 बार आया तो बहुलक इसका कितना हो जाएगा, बहुलक भी हो जाएगा 3। और इसका अगर हम माध्यक देखें तो माध्यक का फॉर्मूला होता है कि जब विषम पद हो तो हो जाता है n/2, n+1/2। तो यहाँ पे कितना पद है, 5 पद, तो 5 + 1/2 हो जाएगा 6/2, यानी कि 3। तो यहाँ पे तीनवां पद जो होगा इसका माध्यक होगा। तो अगर बी नंबर ऑप्शन में देखें तीनवां पद में 3 है, तो 3 जो है इसका माध्यक भी आ रहा है, 3 इसका माध्य भी आ रहा है, और 3 इसका बहुलक भी आ रहा है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है 16 नंबर में कि 7 sin² थीटा प्लस 3 cos² थीटा बराबर 4 है, तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे जो हमें दिया गया है इसमें से हम कॉमन भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है, तो कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि 7 sin² थीटा प्लस जो 3 cos² थीटा है, हम इसको sin² थीटा में बदल देंगे तो हो जाएगा 1 - sin² थीटा और बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4। तो यहाँ पे हम जब करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 7 sin² थीटा प्लस यहाँ पे जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा -3 sin² थीटा बराबर हो जाएगा 4। तो इसको जब हम आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 4 sin² थीटा प्लस 3 बराबर हो जाएगा 4। तो यहाँ पे अगर इसको और भी हल करें आगे तो 4 sin² थीटा बराबर, ये 3 उस पार जाके घट जाएगा 4 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, तो हो जाएगा sin² थीटा बराबर हो जाएगा 1/4। तो अगर साइन थीटा का मान निकालना चाहें तो हो जाएगा 1/2। 1/2 अगर साइन थीटा का मान आ रहा है, यानी साइन थीटा आ रहा है 1/2, तो साइन जो होता है वो p/h होता है। तो यानी p का मान हो गया 1 और h का मान हो गया 2, तो हमें b का मान निकालना है। तो b बराबर होता है √h² - p²। तो h² जो है वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और p² यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो हो जाएगा यहाँ पे √3, यानी b का मान हो गया √3। और हमें निकालने बोला है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है p/b। तो p का मान जो होगा यहाँ पे, p का मान वो हो जाएगा 1, और b का जो मान निकाले हम √3। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा 1/√3। इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1/√3। तो इसका शायद ऑप्शन नीचे होगा, देखते हैं ऑप्शन से मिलान करके। तो ऑप्शन यहाँ पे है 1/√3, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि 17 sec⁴ थीटा माइनस sec² थीटा, 17 नंबर का सवाल है, sec⁴ थीटा माइनस sec² थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, तो इसमें
सेक जो है कॉमन ले लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा और बड़ा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें 10 के पदों में आंसर देना है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जो सेक स्क्वायर थीटा है इसको भी हम टेन स्क्वायर थीटा में बदलेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब जब इसको हम गुना करेंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 पर पावर 4 थीटा। देखिए ये कौन से ऑप्शन में है, तो ये अगर हम देखें तो ये हमें ऑप्शन सी में नज़र आता है 10 पर पावर 4 और टेन स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल पूछा गया है कि यदि साइन ए बराबर 1/2 है और कोस बी बराबर 1/2 है तो ए प्लस बी का मान निकालना है, यानी एंगल निकालना है। तो साइन ए बराबर है 1/2, तो साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे हमें क्या ए का मान जो है वो 30 मिल गया, यहाँ पे ए का मान 30 मिल गया, ए का मान 30 मिल गया। उसी तरह से कोस बी का मान दिया, कोस बी का मान जो है वो है 1/2। तो कोस जो होता है कोस 60 डिग्री का मान होता है, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ से अगर बी का मान देखें तो बी का मान मिल गया 60। तो ए और बी को जब हम जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा हमारा 90 डिग्री, यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो सवाल हैं वो पूरे होते हैं, और भी हम लोग सवाल जो है लेके आएंगे, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में लिए, मैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।